गुड इवनिंग सभी को। ग्रो एमएसएमई क्लब की तरफ से मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स, एमएसएमई ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, कंसल्टेंट्स और स्टार्टअप्स को एपिसोड 5 में दिल से स्वागत करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और इस सेशन से कुछ ना कुछ टेक अवे और फीडबैक देके जाएंगे और टेक अवे लेके जाएंगे। बाय। जैसा कि मैंने पूछा आपसे कि हमने ये सेशन क्यों रखा है, दोस्तों जैसे हम सब जानते हैं कि एमएसएमई हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन आज के टाइम में इन्हें काफ़ी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। टफ कॉम्पिटिशन्स, रैपिडली चेंजेस मार्केट और मार्जिन प्रेशर्स। मुझे लगता है कि आप सब भी इस बात से एग्री होंगे। हर बिजनेस ओनर्स एक ही सवाल पूछ रहा है, इस एनवायरनमेंट में हम लोग कैसे ग्रो करें और अपना रेलिवेंस कैसे बनाए रखें, कैसे अपना सस्टेनेबिलिटी लेके आएँ, कैसे सस्टेन करें। मुझे लगता है कि आप सब भी मेरी इस बात से एग्री होंगे। इस सेशन का पर्पस है कि एमएसएमई ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिले, कैसे अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट करें, नए अपॉर्चुनिटीज को वाइजली यूज करें और रेसिलेंस बिल्ड करें। आज हम सीखेंगे हाउ टू विन इन टुडेज मार्केट। मुझे लगता है कि टॉपिक जितना भी मैंने आपको अभी बताया, क्या हमारी नीड है, क्या क्यों हमने सेशन ज्वाइन किया, ये टॉपिक उसको जो है ना वेरीफाइड करता है, ऑथेंटिकेट करता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आज के स्पीकर्स को। हम फॉर्चुनेट हैं कि आज हमारे साथ दो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आए हैं जो इस पूरे टॉपिक को पूरे सेशन पे एनलाइटन करेंगे। मिस्टर अशोक झा हमारे पहले स्पीकर रहेंगे, जो कि हमें एक्शनेबल स्ट्रेटजी देंगे कि एमएसएमई कैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में जीत सकता है। और दूसरे हैं अवर सीए एचके गुप्ता जी, हमारे दूसरे स्पीकर रहेंगे, जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंप्लायंस स्ट्रेटजी में एक्सपर्टाइज हासिल की है और जो एमएसएमई के लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी। दोनों स्पीकर्स मिलकर हमें गाइड करेंगे कि एमएसएमई अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग कैसे करे, इनोवेटिव करे और अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाए। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि एंगेज रहें, अपने क्वेश्चंस नोट करें और क्वेश्चन आंसर में सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सो डैट कि कोई भी यहाँ से अपना कोई डाउट या कोई क्लैरिफिकेशन लिए बिना ना जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। मैं इनवाइट करता हूं हमारे पहले स्पीकर मिस्टर अशोक झा को। ओवर टू यू सर। अशोक जी। जी धन्यवाद सुनील जी। आपने ठीक बोला कि हमारा प्रयास यही है कि एमएसएमई का मतलब मैं जब कहता हूं तो मेरा मतलब होता है पूरा बिजनेस जो करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन, चाहे छोटे हैं बड़े हैं। अब इतना बड़ा दायरा हो गया एमएसएमई का कि सब कवर हो जाते हैं। एक बात तो मैं आप सबको अभिवादन करता हूं कि आप लोग आज ज्वाइन हुए हैं और लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं, बट कोई बात नहीं है, आते रहेंगे। हमने जो आज टॉपिक रखा है दैट इज एमएसएमई पावर प्ले एंड हाउ टू विन इन टुडेज मार्केट। मतलब एमएसएमई का पावर प्ले क्या है, पावर प्ले क्या है एमएसएमई का, और ये हम आज के मार्केट में कैसे जीत सकती है एमएसएमई। जितना कॉम्पिटिटिव, जितना सारे इकोसिस्टम में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उसके अगेंस्ट में कैसे एमएसएमई अपने को बेहतर करा सकती है। ऐसा बोल है कि आप बताइए कि एज ए एमएसएमई, जो आप लोग एक बिजनेसमैन है, जो भी लोग जुड़े हैं, चाहे कंसल्टेंट है वो भी बिजनेस पर्सन है, जो एमएसएमई के लोग हैं अदर इंडस्ट्री में, वो लोग सब के सब एक सवाल के जवाब दीजिए हमको कि सबसे बड़ा चैलेंज मतलब बिगेस्ट चैलेंज आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में आज क्या लगता है, क्या आता है? अगर आप लोग ओपन क्वेश्चन को ना करें तो मैं आपको इसको ऑप्शन दे देता हूं। मैं बोलता हूं कंपटीशन, मैं बोलता हूं फाइनेंस, मैं बोलता हूं कस्टमर्स, और मैं बोलता हूं मार्केटिंग। 3-4 ऑप्शन दिया आपको मैंने, और मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्स्टेकल है जो बड़ा ऑब्स्टेकल है मार्केट का, बिजनेस का। राजीव जी आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करो इनको, राजीव सर को। हाँ सर, एक्चुअली लगता है कि मार्केटिंग इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, और कोई आंसर कहीं से? और कोई किसी का आंसर कुछ? So finance also is a very tough task to अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, गुड है, फाइनेंस है। एनीथिंग एल्स? चलिए
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि पोल ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं आपको बोलूँ कि एकदम सही है कि सारे के साथ जितना सारा मैंने आप लोगों के सामने रखा, सबके सब ऑब्स्टेकल्स तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब हमारे बात से एग्री होंगे कि मोर देन 50% जो प्रॉब्लम है एमएसएमई के लिए, वो उसका कंपटीशन होता है। मतलब 5 साल के अंदर बहुत सारे एमएसएमई को मैंने बंद होते हुए देखा है। उसमें कई सारे कारण जरूर रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही फैक्टर रहता है, लेकिन कंपटीशन एक बड़ा फैक्टर होकर सामने आता है। वो compete नहीं कर पाते हैं अपने प्रतिद्वंदी से और बंद हो जाते हैं। तो आज का सेशन मेरे हिसाब से, चूंकि ये बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि एक सेशन में कवर किया नहीं सकता। गुप्ता सर हमारे साथ हैं, वो किसी चीज को वो पकड़ेंगे वहां पे कि क्या और किया सकता है, लेकिन मैं अभी एक बात करूंगा आप लोगों से कंपटीशन को लेके कि मेरे हिसाब से कंपटीशन, चूंकि पैसा मिल गया, बिजनेस शुरू कर दिया आपने, माल बना लिया, मार्केट में चले गए, बट कंपटीशन एक ऐसा आपका मतलब ऑब्स्टेकल है जो आपको बहुत परेशान करता है। आप कहते हैं कि मैं अब कैसे इसको पार करूंगा, कैसे इनके सामने खड़ा हो पाऊंगा। मुझे लगता है कि आप सब एग्री होंगे। तो आज का हमारा जो यही है, जो मैं जो बात करूंगा आपसे बड़े सिंपल वे में बताऊंगा, जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी क्या है कि एक बिजनेस अपने आप को सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके और इस इंडस्ट्री में अपने आप को आगे बढ़ा सके। देखिए, एक हमने इसमें टर्म रखा है, वो है पावर प्ले। एक सेकंड आप लोग थोड़ा साइड करिए। सुनील जी ने कहा कि आप विजुअल भी लेके आइएगा, तो मैंने कोशिश किया है, अगर आ गया रास्ते में तो दिखा दूंगा आपको, थोड़ा सा मैंने जो बनाया था। तो एमएसएमई पावर प्ले का मतलब आप सबको पता होगा पावर प्ले क्या होता है। मेरे लगता है क्रिकेट सब देखते होंगे, जानते होंगे, क्रिकेट से सबका ताल्लुक रहता होगा। तो क्रिकेट में एक टर्म आता है पावर प्ले का। पावर प्ले क्या होता है, कोई बताएगा? थोड़ा सा आगे बढ़े हम इसको। देखिए, कोई भी आदमी बताए पावर प्ले क्या होता है? पावर प्ले मेरे ख्याल से, ज्यादा मैं क्रिकेट को जानता नहीं, आप ज्यादा जानते होंगे। पावर प्ले का मतलब यही होता है कि बेसिकली जो एक ओवर का एक पीरियड दिया होता है जिसमें बैट्समैन बाउंड्री तक अपने आप को पहुंचा देता है, छक्के चौके मारने की कोशिश करता है, क्योंकि आसपास में लोग नहीं होते हैं, आगे तक चली जाती बात है उसकी, उसका बल्ब चला जाता है। मेरे ख्याल से पावर प्ले का मतलब यही होता होगा। बिजनेस में भी पावर प्ले जो हमने डाला है टर्म, इसका मतलब यही है कि पावर प्ले मीन्स यूजिंग स्मार्ट मूव्स एट द राइट टाइम, राइट वर्क, राइट स्ट्रेटजी एट द राइट टाइम। ये मतलब था हमको कहने का कि क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या पावर प्ले करें ताकि हम अपना रन बना सके, हम डिफेंसिव खेलें, ऑफेंसिव खेलें, किस तरह से खेलें, कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सके और कंपटीशन से बाहर मतलब कंपटीशन को पार कर सके, आगे जा सके। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बिजनेसमैन मैं जानता हूं, कानपुर से आते हैं, उनका इलेक्ट्रिकल आइटम्स का दुकान था, खास करके स्विचेस, वायर्स, बल्ब्स ये बनाते हैं, सॉरी बेचते हैं। अब उनके सामने एक बड़ा सा शोरूम खुल गया और वहां पे उनको कंपटीशन आने लगा, लोग वहां से सामान लेने लगे और वो परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि अब बोले कि मेरे जैसे छोटा बिजनेस वाला यहाँ पे टिक ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर हमने कहा कि कुछ तो एक्स्ट्रा अलग करना पड़ेगा आपको, तब जाके कस्टमर आपके पास आएंगे। उन्होंने कुछ तरीके अपनाए, जो कस्टमर्स आते थे उनको कुछ अलग जो ऑफर्स उनके पास हुए थे, उस ऑफर को देना शुरू किया। सर्विसेज में अपना थोड़ा इंप्रूव किया, जाके घर तक वैल्यू एडिशन करना, कुछ उनके मतलब जो अप्लायंसेज लगते थे वहां पे
इस तरह से करना शुरू किया, देखा कि फिर से कस्टमर उनके पास आने लगे। तो अपने बगल में एक जो दुकान खुला, शोरूम खुला, उससे कंपटीशन को पार करने के लिए उसने एक छोटा सा उपाय निकाला, उन्होंने और उनके साथ कुछ कस्टमर जो है उनके पास आने लगे, मतलब फिर से उनके पास वो कस्टमर आने लगे, बजाय उनके बगल में एक बड़ा सा दुकान था। अच्छा, एक चीज आपसे पूछूं आप लोगों से कि कंपटीशन जो आप लोग देखते हैं, ये कंपटीशन कहाँ से आता है, किस तरह का कंपटीशन है ये, कैसे, कहाँ से आपको टपक क्या आता है? कोई जवाब किसी के पास? कोई जवाब दे सकता है आप, कंपटीशन कहाँ से आता है? प्राइसेस मिलनी होता है, मिलनी प्राइसेस के मार्क हो जाता है। नहीं, कंपटीशन क्रिएट कौन करता है, क्रिएट कौन करता है कंपटीशन? कंपटीशन कौन क्रिएट करता है? जैसे मैंने बताया कि उस भाई साहब की दुकान के बगल में एक दुकान खुल गया, तो द शॉप नेक्स्ट टू हिम इज अ कंपटीशन। कोई नई कंपनियां खुलती है नई आइडिया के साथ में, स्टार्टअप, वो कंपटीशन है आपका। बाहरी कंपनियां आती हैं, इंपोर्टेड माल्स आते हैं, वो आपके लिए कंपटीशन है। ऑनलाइन सेल्स होती हैं, वो आजकल कंपटीशन है आपके लिए। मतलब जैसे गारमेंट के अगर शॉपकीपर हैं या आप गारमेंट शॉप प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो आपके साथ अदर शॉप्स तो कंपटीशन में है ही, साथ ही साथ आपके अमेजॉन, मिंत्रा, मीशो, इस तरह के कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो आपको कंपटीशन देते हैं। तो सवाल है कि इनके साथ हम कैसे, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे हम इनसे हम बाहर जा सकते हैं, पार कर सकते हैं, क्या करें आखिर? क्योंकि कंपटीशन तो रहेगा और वो हमेशा रहेगा और कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा, जो बढ़ता जा रहा है। तो क्या करें? मैं अपने अनुभव की आपसे बात करूं कंपटीशन को कि ऑब्स्टेकल को पार करने का, उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं जो नॉर्मल आप लोग कभी पढ़े होंगे या जाने होंगे या सुने होंगे। स्ट्रेटजी होती है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और एक होता है रेड ओशन स्ट्रेटजी, लाल सागर और नीला सागर। लाल सागर का यहाँ सागर से सागर का कोई मतलब है नहीं, एक्चुअली स्ट्रेटजी का नाम है। रेड ओशियन स्ट्रेटजी मतलब रेड ओशियन मार्केट, जहां पे कट थ्रोट कंपटीशन है, मतलब बहुत सारे प्लेयर पहले से मार्केट में हैं, बड़े प्लेयर वहां पे उनकी मोनोपोली है, मार्केट को लीड करते हैं, उनके रूल रेगुलेशन चलते हैं। अगर आप ये देख के घुसते हैं, मार्केट में काम करते हैं कि ये इंडस्ट्री बड़ी है, इससे बड़े सारे लोग हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो रेड ओशन मार्केट भी है, क्योंकि वहां पे ना कटम काटी हो रहा है, गला कटथ्रोट कंपटीशन है और वो खून से लाल हो गया है, इसीलिए उसको रेड ओशन मार्केट बोला गया है। और दूसरा है ब्लू ओशन मार्केट, जिसको ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के रूप में लोग लेते हैं। वहां पे क्या होता है, एकदम पानी साफ होता है, नीला सागर होता है, मतलब आप किसी नए आइडिया के साथ में, नई चीजों के साथ में लेके आते हैं और वहां पे कंपटीशन बहुत कम है, या आप अपने स्ट्रेटजी के साथ के चलते उस ब्लू ओशन जो मार्केट है उसमें एंटर कर जाते हैं, या आप क्रिएट करते हैं उस तरह का। और वो क्रिएट कैसे होगा? वो क्रिएट तब होगा जब कुछ अलग कर रहे होंगे जो लोग नहीं कर रहे होंगे। जो सारे लोग कर रहे हैं, अगर वही कर रहे हैं तो फिर वही तलवारबाजियां होंगी, ब्लड बात होगा। लेकिन अगर आप कुछ और कर रहे हैं, कुछ उनसे अलग कर रहे हैं, तो आप मार्केट में सरवाइव करेंगे। राजीव जी ने कहा मुझे कि सर प्राइसिंग, बिल्कुल ठीक है, प्राइसिंग मैंने कहा ना कि बड़े सारे ऑब्स्टेकल है, प्राइसिंग भी उसमें से एक बड़ा ऑब्स्टेकल है। लेकिन क्या हम प्राइस को कम कर दे सिर्फ तो मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा? मैंने बड़े सारे उदाहरण देखे हैं जिनके चार्जेस ज्यादा हैं, लोग उनके पास लाइन लगाए खड़े होते हैं
और बड़े सारे ऐसे उदाहरण देखें जहां पे रेट कम है लेकिन कोई नहीं पूछता उनको। आप मेरे गुप्ता सर हमेशा हलवाई का उदाहरण देते हैं, हलवाई का उदाहरण देता हूं। वहां आप क्या देखते हैं कि एक नामी हलवाई है, जैसे बालूशाही हीरा की है तो लाइन लग जाती है, और वही बालूशाही कोई और बेच रहा होता है, वहां कोई नहीं जाता है, जबकि सस्ता बेच रहा होता है। तो सिर्फ प्राइस जो है ना, वो आपको ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि प्राइस में तो आप कोई ज्यादा दे रहा है, आप उससे कम करेंगे, वो भी आपसे कम कर देगा, फिर क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस के बाद आप मार्केट से निकल जाएंगे। तो मार्केट से निकलना नहीं है आपको, आपको मार्केट में रहना है, आपको ब्लू ओशियन मार्केट में रहना है। और ब्लू ओशियन मार्केट में रहने के लिए आपको चाहिए होगा कि कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग आपके पास आए, कंपटीशन को आप इररिलेवेंट कर दें। आप महंगा बेच रहे होंगे तो भी आपके पास लोग आ जाए। तो इस ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी को लेकर के मेरे दिमाग में जो बातें आती है, जो मैं सोचता हूं लोगों के लिए, तो वो ये है, जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि अपना माइंडसेट आपका है वो चेंज करिए, जो आप एडेप्टिंग पावर आपकी है उसको फास्ट करिए। पहले तो मैं एक बोलता हूं लोगों को कि आप एक काम करिए, आप जो भी कुछ करते हैं ना, जो भी इंप्लीमेंट करते हैं, उसको आप लिखिए कहीं पे, लिखिए कि क्या आपने इंप्लीमेंट किया था, और ये लिखिए कि उसमें से कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा वर्क नहीं कर रहा है। जो वर्क नहीं कर रहा है उसको चेंज करने की जरूरत है। जो चीजें आज मार्केट में आ गई हैं उसको अडेप्ट करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप वहां पर रुक जाते हैं, और रुकने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाते हैं। लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, आप पीछे छूट जाते हैं। आपको अपने कस्टमर को अच्छी तरह से जानना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर हम लोग बैंकिंग में समझते हैं, नो योर कस्टमर का मतलब है कि हम उसका पैन कार्ड उठा लिया, हमने उसके आधार कार्ड ले लिया और जान गए। नहीं भैया, उसको सिर्फ आधार पैन कार्ड से नहीं जानना है, आपको जानना है कि उसका बिहेवियर किस तरह का है। मैं आप लोगों में से किसी से पूछूं, क्या आप ये बताइए कि आपके पास जो कस्टमर आते हैं, क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है कि किस ग्रुप के कस्टमर्स हैं, किस एज ग्रुप के हैं, क्या इनकम लेवल है इनका, क्या टेस्ट प्रेफरेंसेस है इनकी। मैं चैट बॉक्स में अगर आपको पता हो यस या नो लिख भी दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको। तो अगर आपसे कहें कि आपके टॉप 10 कस्टमर्स क्या है, कौन से हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने उस पर काम ही नहीं किया है। तो आपको उनके बारे में डीपली जानने की जरूरत है। फायदा क्या है इसका? इसको जानने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, अपने सर्विसेज को चेंज करेंगे। क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि यू आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग सॉल्यूशंस। आप प्रोडक्ट लेके जाएंगे, कोई नहीं लेने वाला है, आप सॉल्यूशन लेके जाते हैं उनके पास में, वो लेने वाला है। तो आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम है कस्टमर का, कहां पे स्टक होता है वो। हमें अपने उस प्रॉब्लम को उसके सॉल्व कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपने देखा आज जो ब्लिंकिट और ये सब जो आज खड़े हैं, उन्होंने क्या प्रॉब्लम देखा, क्या सोल्यूशन निकाला कि भाई घर बैठे फटाफट किसी को ग्रोसरी आइटम चाहिए या कोई सामान चाहिए तो मैं 10 मिनट्स में दे दूंगा। 10 मिनट उसकी यूएसपी थी कि भाई तुम सोचोगे, पानी गर्म करोगे, तब तक चावल लेके तुम्हारे यहां पहुंचाऊंगा मैं। तो ये प्रॉब्लम थी कस्टमर की, ये प्रॉब्लम उसकी नीड्स थी कस्टमर की, और ब्लिंकिट ने उसको फुलफिल कर दिया। नेटफ्लिक्स को देख लीजिए, आप घर बैठे जो मूवी देखना चाहे देख लीजिए, आपको कोई जाना नहीं है। इस तरह से हजारों चीजें आपके सामने आएंगी। आप जो प्रोडक्ट अभी सेल कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट में, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि
ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के लिए आपको चाहिए कि आप कोई नया आइडिया लेके आइए, नया प्रोडक्ट लेके आइए, लॉन्च करिए उसको, वो होता है, अच्छी बात है, तो ठीक है, लोग करते हैं। लेकिन अगर नहीं, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं ना उसमें सर्वाइव करना आपको, तो आप सोचिए कि इसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं, कस्टमर के पेन को कैसे दूर कर सकते हैं, दर्द को कैसे मिटा सकते हैं। आपने पूछा कि तो कोई समस्या है, आपने उसको सॉल्यूशन दे दिया। उसने रात में फोन किया, आपको एडवाइस मांगा, आपने फ्री ऑफ एडवाइस दे दिया उसको। वो कहा सर आके मिल लो मेरे से, मेरे कोई काम है, आपसे सलाह लेनी है। आपने सोचा कि पता नहीं प्रोडक्ट तो लेने वाला नहीं है, मिल के क्या फायदा, मेरा टाइम खराब करेगा। आप जाके मिल लिया उसे। आपके जो उसके नीड्स है, जो उसके पेन पॉइंट है, उसका जो दर्द है, अगर उसका आपने कर दिया तो आप कंपटीशन में खड़ा रहेंगे। और कब करेंगे? जब आप उस कस्टमर को ठीक से जानेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से अडेप्ट करना तो है ही इंपॉर्टेंट, कस्टमर को जानना बड़ा जरूरी है, तब जाके आपको और भी फायदा होगा एडेप्टेशन का भी, और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूनिक बनाने का, ताकि आप कंपटीशन से अलग हो जाएं। आप कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, आप कुछ अलग देंगे, तो आपके पास लोग आ जाएंगे। जो अभी राजीव जी ने कहा प्राइस, मैं कहता हूं कि क्वालिटी। अगर मैं पूछूं कि आप बताइए कि क्वालिटी, प्राइस के साथ आपने क्वालिटी दिया, तो मुझे लगता है कि लोग प्राइस को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्वालिटी अगर हमारी अच्छी है तो। दूसरा, मतलब क्वालिटी के चलते आपके कस्टमर आपके पास में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी। तो आपको अगर विनिंग मूव लेनी है तो आपको प्राइस की जगह पे क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। प्राइस में तो लॉस हो जाएगा, आप एक एक लेवल के बाद इंप्रूव नहीं कर सकते। क्वालिटी आपकी अच्छी है तो आपने प्राइस थोड़ा ज्यादा भी चार्ज करेंगे तो आपके पास लेके आएगा, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया आपको। तो मेरा मतलब मानना है कि डोंट compete only on price, focus on value, focus on quality। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक फर्नीचर का दुकान है, उसने कहा कि भाई आपका फर्नीचर तो बिक रहा है, सब ठीक है, आपकी क्वालिटी भी ठीक है, थोड़ा और कुछ करिए, वैल्यू एडिशन करिए इसमें। उसने कहा चलो सर एक काम करता हूं, फ्री इंस्टॉलेशन कराता हूं मैं। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री जाके उसको ठीक करना, उसने कर दिया कि आपको सर्विसेज दूंगा 1 साल तक, 1.5 साल तक, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता आपके फर्नीचर में मैं आके ठीक करूंगा। उसका सेल बढ़ गया था। तो आपको चाहिए कि प्राइस लेवल पे क्वालिटी और वैल्यू एडिशन की बात करनी चाहिए। इस तरह से आप अपने कस्टमर को विन कर सकते हैं और मार्केट में भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्राइस पे आपको क्वालिटी और इस पे करना चाहिए। अगला मैं बात करूं आज के समय में, तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आज हमारी जरूरत है, मतलब ये मैंडेटरी हो गई है हमारे लिए कि टेक्नोलॉजी हमारे को उसका यूज करना चाहिए। आप देखिए पहले क्या था कि एक अखबार में छपाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता था, और वो भी एक लिमिट जगह तक जाएगी, पैम्पलेट एक लिमिट एरिया तक जाके पहुंचेगा आपका। आज आपने व्हाट्सएप बिजनेस बना लिया, आपने अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग से लेके सारे फीचर्स आप उस पर डाल रहे हैं, प्राइसिंग डाल रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे लोग कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे लोग कितने प्रोडक्ट बेच पाते हैं, फेसबुक जैसा मार्केट प्लेस है, लिंक्डइन की नेटवर्किंग है, गूगल बिजनेस, आपको पता है, आप गूगल बिजनेस का प्रोफाइल बनाइए, वहां पे भी लोग आपको रिव्यू करते हैं, रिव्यू लोग देख करके आपके पास आते हैं परचेस करने के लिए। आपका रिव्यू वहां अच्छा है, आपके कस्टमर से रिव्यू डलवाइए, वहां पे रिव्यू ठीक मिलता है, लोग खरीदने आते हैं। डिजिटल पेमेंट्स तो पता ही है आपको, क्यूआर कोड का कितना जमाना हो गया, यूपीआई का क्या जमाना हो गया। तो इस तरह से भी आप टेक्नोलॉजी के बिना यूज करिए, अगर आप चल रहे हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। ये ध्यान रखिए कि मेरे तो जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है, मैं तो फिजिकली कांटेक्ट करता हूं, आप पीछे रह जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, उसको हमें यूज करना चाहिए, तब जाकर के हमारी बातें एक बड़े सेगमेंट तक पहुंच पाएगी। और बड़े सेगमेंट तक पहुंचने का मतलब है कि हम वहां पे अपने आप को
स्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की बातें कर सकते हैं, हमारा सेल बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। उसके अलावा मैं बोलता हूं आपको कोलैबोरेशन। आज जैसे टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है ना दोस्तों, वैसा ही कोलैबोरेशन का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपकी एक एक्सपर्टीज है, दूसरे के पास दूसरी एक्सपर्टीज, तीसरे के पास तीसरी एक्सपर्टीज है। आप तीनों अगर मिल लिया आपने तो कंबाइंड रूप से आपने एक प्रोजेक्ट को उठा लिया। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है लेकिन आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता है, आपको डिजाइन करने नहीं आता है। आपने अगर इन 3 लोगों को साथ ले लिया तो आपको पूरा एक पैकेज मिल जाएगा काम करने के लिए। उसके अलावा हो सकता है कि आपको जो काम मिल रहा है एक बड़ा काम हो और उस काम को अकेले ना कर पाए आप, तो आपने उसको शेयर कर लिया आपस में, तो जाहिर सी बात है कि आपने उस प्रोजेक्ट को उठा लिया। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं ये प्रोजेक्ट उठा करके मैं इसका शेयर करूंगा तो कस्टमर उसका हो जाएगा, तो आपने उठाया नहीं, कहीं ना कहीं तो कस्टमर जाएगा ही, आपके पास से चला गया। यहाँ कम से कम आपके पास भी है, उसके पास भी काम भी हो रहा है, और चूंकि आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपके रिलेशन ठीक है, तो कस्टमर आपके पास ही रहेगा, फ्रंट पेज पे आप ही रहेंगे। तो कोलैबोरेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के लिए। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं अभी सवाल तो नहीं ले रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे एग्री होंगे। अगर ना एग्री हो तो बीच में मुझे टोक दीजिएगा, मैं स्टॉप ग्रुप के आपसे बात कर लूंगा। हालांकि मैं चाह रहा था कि इंटरेक्टिव हो, लेकिन नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो कोलैबोरेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इस सारे के साथ चीज बता रहा हूं मैं कि आप ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट कर पाएंगे, इस मार्केट को कैसे बढ़ा पाएंगे जहां पे आप सर्वाइव कर सके, मतलब कंपटीशन में आप जीत सके। उसके बाद है कंटिन्यूअस आपकी लर्निंग। जैसे मैंने पहले बोला एडेप्ट करने की बात, तो ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ये पूरा प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रुक गए। अगर आप लोगों से पूछूं, अभी भी मैंने कहा कि सब लोग आएंगे, बड़े सारे लोगों ने रजिस्टर्ड करते हैं, हर बार आते हैं, उसमें से बड़े कम लोग हैं ये सोच के कि क्या है चलो ठीक है रजिस्टर्ड कर दिया, नहीं गए। मैं कहता हूं कि क्या कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान मिल रहा है, अगर फ्री में मिल रहा है आपको, आज का जो हमें भी आपको जाके देना पड़ता, शायद नहीं दे पाते, हम यहाँ बैठ के वहां तक आपको बात पहुंचा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि आपका उसका फायदा होता है। लेकिन मैं अगर पूछूं आप लोगों से कि भाई आप लोगों ने अभी तक 1 साल की बात कर लो कि कितने वर्कशॉप को आपने अटेंड किया है, कितने ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया है, कितने बिजनेस टूल को आपने एक्सप्लोर किया है। आज भी बहुत सारे लोग वेबिनार से, सेमिनार से, ट्रेनिंग से बचते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाते हैं। भले ही मूवी के लिए टाइम निकालते हैं, वहां नहीं जाना चाहते हैं, कहीं और बैठ के गप्पे मार के शाम बिता देंगे, बट इस पे नहीं जाएंगे। उन्हें क्या लगता है कि टाइम है, वेस्ट है, बोर होते हैं वहां पे। लेकिन आप बताइए, ये नॉलेज, ये ज्ञान आपके बिजनेस के लिए यूजफुल है कि नहीं है? अनडाउटेडली ये यूजफुल है। आप बिजनेस टूल में आजकल हम लोग बड़े सारे हैं, ऑटोमेशन या सीआरएम का बहुत कम लोग यूज करते हैं। आज भी वही खाता बही वाला चीज है, एक्सेल शीट बनाते हैं, हम लोग उसमें शामिल होते हैं, हम लोग भी कई बार यही करते हैं। और कारण यह है कि हम सही तरह से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी को मैं उसको लूंगा, खर्च बढ़ जाएगा हमारा, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। हम थोड़े से जो अपने यहाँ करते हैं ना कि गज हारेंगे थान नहीं, मतलब क्या बोलते हैं कि थान हारेंगे गज नहीं हारेंगे, वो वाला होता है। हम थोड़े पैसे बचाते हैं, अपने कंसल्टेंट को लेते हैं, अपने प्रोफेशनल को अपने हायर नहीं करते, किसी सीएफओ को हायर नहीं कर सकते हैं, किसी ऑडिटर को नहीं लेते हैं, नॉर्मल किसी बंदे से अकाउंट से अपना आइडिया फाइल करवा लेते हैं, अपना वो बैलेंस शीट ठीक करवा लेते हैं, हम एक्सेल शीट में अपना काम चला लेते हैं। मेरा मतलब कहने का है कि ये सब चीजें, टूल्स जो है आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपका प्राइस
कॉस्ट ऑफ प्राइस कम पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्राइस कम पड़ेगा तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, आप बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उस कस्टमर को पास कर सकते हैं और इस तरह से कंपटीशन को आप झेल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अवश्य इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस, लर्निंग सेशंस को अटेंड करना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं कि आप ही नहीं, अपने टीम को भी ऐसा करिए, टीम को भी ट्रेन करिए और उनको फैमिली से ट्रीट करिए। वो मोटिवेट रहे कि उन्हें क्या करना है, उनको पता हो कि हमारा गोल क्या है, पता हो कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अगर आपने सही टीम को सेलेक्ट कर लिया और टीम को आपने समय समय पे मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नहीं तो कई बार लगता है कि हम सब लोग मिलके बिजनेस को नहीं चला रहे होते हैं, हम अपने टीम को पाल रहे होते हैं, हम उनकी सैलरी के लिए पैसा कमा रहे होते हैं, उनको कैसे पैसा मिले और उनको हम कैसे रख सके, रिटेन कर सके, उस पर काम कर रहे होते हैं, बजाय कि वो हमारा एक ऐसा टूल होवे जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए और कंपटीशन से हमारे को निकाले। क्योंकि अगर वो ट्रेंड है तो कम समय में अच्छा काम करेगा, अगर अनट्रेंड है, अनस्किल्ड है, तो ज्यादा समय लेके गलत काम करेगा, जिसका भी हम पे असर पड़ेगा। हमारे कस्टमर को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और हमारा कस्टमर हमें छोड़ के कहीं और जा सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए मैं बोलूं कि विजिबल होना जरूरी है। अगर आप विजिबल नहीं है, आप जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो अगर आप दिखते नहीं है तो आप बिकेंगे नहीं। आपका प्रोडक्ट लाख अच्छा हो, लेकिन अगर लोग जानता नहीं है, लोग उसके बारे में सुना नहीं है, तो कस्टमर उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। और आजकल तो आपको पता है ना, कस्टमर बगल वाले से पूछने के जगह पे पहले तो जाकर के आपका रेटिंग देखता है कि गूगल में रेटिंग क्या है इसकी। मैं घर के औरतों को देखते जो हाउस वाइफ है, वो रेटिंग देख के सामान मंगाती हैं। तो अगर आप विजिबल हैं, आपकी रेटिंग है, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपको खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट को। तो आप अपना गूगल जो बताया, पहले मैंने व्हाट्सएप का यूज करिए, फेसबुक का यूज करिए, गूगल बिजनेस पेज बनाइए अपना और इस तरह से विजिबिलिटी बढ़ाइए ताकि आप कंपटीशन में खड़े रह सके। मैंने एक जयपुर के हैंडक्राफ्ट के एमएसएमई हैं, वो इंस्टाग्राम के रील के बदौलत उनको एक इंटरनेशनल बायर मिल गया, सोच सकते हैं। और ये इतने किफायती हैं चीजें कि कोई भी कर सकता है। मतलब इतना बड़ा अमाउंट नहीं खर्च करना है आपको इन सोशल मीडियाज और इन टूल्स को यूज करने के लिए, ये बड़े इजीली अवेलेबल है। और मैं लास्ट में कहूंगा, क्योंकि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से हूं, तो मैं बोलूंगा अपने पैसे को बिजनेस की ग्रोथ में लगाइए। कई बार मैंने देखता हूं कि जो आपकी प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट को आप किसी और जगह ट्रांसफर कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, या फिर ऐसा भी करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं बैंक से और उसको कुछ और चीज में लगा देते हैं। इस तरह से आप, मेरे हिसाब से आप लोग गलत करते हैं, जिसका बैड इंपैक्ट आपके बिजनेस से पड़ता है। आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं और एक समय के बाद आपके पास वो पैसे भी नहीं होते हैं कि आप झटके को बर्दाश्त कर सके और आप बाहर निकलने चले जाते हैं। तो और जैसे जो बार बार मैं बोलता हूं कि जो नीड्स है उस हिसाब से फंड लीजिए। वर्किंग कैपिटल के नीड्स है तो वर्किंग कैपिटल लीजिए, शॉर्ट टर्म के नीड्स है शॉर्ट टर्म का पैसा लीजिए। आप मतलब बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है, इंस्टेंट मनी चाहिए, कुछ इस तरह का है, आप ले लीजिए, बंद करिए उसको। या फिर आपको एक्सपोर्टर है तो उस तरह का लीजिए। इनवॉइस डिस्काउंटिंग कराइए, जो सीजनल डिमांड आपका आता है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से आप करके अपने को इस बिजनेस में, अपने बिजनेस में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो आपका मतलब कंपटीशन है वो ऐसा ही रहने वाला है, इससे बड़ा होने वाला है। तो प्लीज थिंक स्मार्टर, आप क्रिएट करिए अपने लिए एक ब्लू ओशियन मार्केट को जहां पे अपने आप को सर्वाइव कर सके। मेरा इतना ही कहना था आज कंपटीशन को लेके, काफी समय ले लिया होगा मुझे लगता है। अगर किसी को कोई इसमें कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो तो मुझे बताइए ताकि हम अगले पॉइंट में बढ़े। Thank you, Mr. Ashok Jha ji, Thank you for very such an insightful or thoughtful provoking session. आपके ideas on how MSME can differentiate themselves और मार्केट में अपनी जगह कैसे बना सकते हैं,
truly inspiring. We are really grateful for your guidance. Now it's time to invite हमारे दूसरे स्पीकर CA HK गुप्ता जी. Sir, please come and enlighten with your experience. Gupta sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. कैसे हैं भाई लोग? गुड आफ्टरनून सर. बढ़िया, बहुत बढ़िया सर. चलो, आज का सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, वास्ट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पावर प्ले, हाउ टू विन इन दिस मार्केट. ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि सालों निकल जाएं इस पे. हम कर ही रहे हैं ना, पिछले 20 साल से हम एमएसएमई के लिए काम कर रहे हैं और यही सब्जेक्ट है कि हाउ टू ग्रो, हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू बी सक्सेसफुल. छोटे से बात करूंगा, अगर इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा समझ आएगा. पावर प्ले सारे लोग समझते हैं. कितने लोग जानते हैं क्रिकेट को? कितने लोग फॉलो करते हैं? एक बार यस नो, कुछ मूवमेंट दिखाओ, प्लस माइनस कुछ करो. यस, एक. तो उसमें पावर प्ले होता है, वो समझते हैं. पावर प्ले का क्या मतलब होता है? Hit the ball. अगर मैं छोटी सी भाषा में आपको समझाऊं कि पावर प्ले में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ एडिशनल बेनिफिट होते हैं बैटिंग साइड को. यही होता है ना कि भाई फील्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपके लिए खुला मैदान है, तो इसमें अगर आप ज्यादा अच्छे से काम करोगे तो ज्यादा रन बन जाएंगे. यही मतलब है ना. तो इसका मतलब 20 ओवर में कितने ओवर? 6 ओवर के होता है ना पावर प्ले. तो एक बड़ा जो पीरियड है वो पावर प्ले में है, जिसमें कि आपके पास कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है. तो अगर पावर प्ले में हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ये तो सब समझते हैं ना, ठीक है. और अगर दोनों टीमों को पावर प्ले मिलता है, एक टीम पावर प्ले में बॉलिंग कर रही है, एक टीम पावर प्ले में बैटिंग कर रही है, तो अब अगर आप इसको ऐसे समझो कि अपने पावर प्ले में जब हम बैटिंग कर रहे थे तो हमने अच्छे रन बनाए, और जब दूसरे पावर प्ले में हमारी अपोजिशन टीम बैटिंग कर रही थी, हम बॉलिंग कर रहे थे, तो क्योंकि अपोजिशन टीम भी एक्सेलरेट कर रही थी, वो ज्यादा जल्दी से रन बनाने की कोशिश कर रही थी, तो हमने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि वो रन बनाने के चक्कर में आउट हो गए. तो हमारे जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी ना. तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन एमएसएमई के ऊपर एप्लीकेबल होती है कि अगर हम पावर प्ले की बात करें. तो आज का जैसा हमारा ये सब्जेक्ट है कि हाउ टू विन दिस मार्केट, तो विनिंग का मतलब क्या है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं और उस कामों को करने के जो कंपोनेंट हैं वो ज्यादा सही हैं, तो हम जीतेंगे. अगर वो गलत हैं तो हम हारेंगे. इतना तो सब समझते हैं ना. तो अब अगर हम इन कंपोनेंट्स की बात करें कि हम ये कैसे इंश्योर करें कि हम जीतेंगे, तो उसको हम अपनी जो एमएसएमई का काम है ना उसको थोड़ा तोड़ लेते हैं. देखो, ये तो हम हमेशा बातचीत करते हैं कि ये करना चाहिए, कोलैबोरेट करो, मार्केटिंग करो. देखो, ये सब कुछ ठीक है. अगर आपकी समझ में आ जाए ना कि एमएसएमई का काम कैसे चलता है, क्यों चलता है, तो ये सब आप कर लेंगे. ठीक. हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ते हैं. एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फैक्ट्री है. तो सबसे पहली चीज जो कंपोनेंट बना हमारा, ये फैक्ट्री है, अच्छी टेक्नोलॉजी की है, मशीन अच्छी है, बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है. ठीक. उसमें हमने अच्छी कैपेसिटी वाली मशीन है, बिजली का कनेक्शन अच्छा है, तो हमारी जो प्रोडक्शन आएगा, ये संभावना होगी कि वो अच्छा आएगा. तो पहला कंपोनेंट क्या आ गया कि जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कैसी है. उसके बाद मटेरियल आया ना, मटेरियल खरीदा हमने, सही टाइम पे आया, सही क्वालिटी का मटेरियल आया, सही प्राइस पे आया. ठीक. तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो सही क्वालिटी का मटेरियल, सही प्राइस का मटेरियल और सही टाइम पे मटेरियल आपके पास आया, तो ये एक पॉजिटिव है. और अगर ये नहीं आया तो ये नेगेटिव है. तो अगर ये तीनों चीजें सही समय पे होती हैं, सही प्राइस पे होती हैं, तो मतलब ये पॉजिटिव है. मटेरियल के बाद लेबर चाहिए आपको. मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? लेबर करेगी. तो लेबर आपकी स्किल्ड है, मोटिवेटेड है, उसे समय पे पैसे मिल रहे हैं, उसे अपना काम करना आता है, तो इसका मतलब आपका काम अच्छे से होगा. आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई, मटेरियल बन गया, तो अब आपको ये पैकिंग करनी है इसकी. तो आपकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, ये अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है,
कन्वीनियंट है, तो ये सब पॉजिटिव है। कई बार पता चला कि एक छोटी सी चीज आपने बहुत बड़े डब्बे में डाल दी, तो वो एक इनकन्वीनियंस कर रही है, लॉजिस्टिक में उसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लमेटिक है। मटेरियल तैयार हो गया आपका, तो अब कहाँ आगे, अभी माल आपको बेचना है। बेचने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए, कस्टमर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उस कस्टमर तक आपको पहुंचना है, उसके लिए आपको उसे पहचानना चाहिए, और फिर आपको उस कस्टमर से कम्युनिकेट करना है जिससे कि आप उसे मोटिवेट कर पाए कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। इसको हम दूसरी भाषा में सेलिंग, मार्केटिंग, इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगर आपको पता है तो कैसे पहुंचना है कस्टमर पे, आपको टीवी में ऐड देना है, या डिजिटल मार्केटिंग करनी है, या अखबार में एडवर्टीजमेंट देना है, दीवार पे पोस्टर लगाने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपका प्रोडक्ट क्या है, और आप किस लेवल पे काम करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आपको अपने कस्टमर पे पहुंचने के लिए कोई एक टूल बनाना पड़ेगा, जिसे आप मार्केटिंग कहते हो, कि जिससे कि आप अपने कस्टमर को अपनी बात कह सकें और उसे मोटिवेट कर सकें कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। मोड कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये मार्केटिंग हो गई। इसके बाद डिलीवरी, कस्टमर ने माल खरीद लिया या आपने पॉइंट ऑफ सेल पे उसे लगाया, रिटेलर मार्केट में उस पे पहुंचाना, ये सब लॉजिस्टिक का काम है कि आपका मटेरियल आपकी फैक्ट्री से मार्केट प्लेस पे गया, तभी आप बेच पाओगे ना। तो ये भी एक कंपोनेंट है। अगेन इसमें ये कि आपके लॉजिस्टिक में आपकी टूट फूट नहीं होनी चाहिए, समय पे आपकी डिलीवरी आपके मार्केट तक पहुंच जाए, ये सारे कंपोनेंट हैं जो कि पॉजिटिव है। इसके बाद माल बिक गया। अब ये माल जो बिका है वो B2C भी हो सकता है, B2B भी हो सकता है। मतलब माल खरीदने वाला कस्टमर जो आपका है वो एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी अपनी फैक्ट्री है जो उस पर प्रोसेस कर रहा है, या वो एक सिंपल कंज्यूमर भी हो सकता है जो उसे कंज्यूम कर रहा है अपने पर्पस के लिए, मतलब आगे नहीं बेच रहा। माल आपके पास आपका बिक गया तो दो कंडीशन हो सकती है ना। एक तो अगर वो कंज्यूमर है, दुकान से खरीद रहा है, तो आपको पैसे दे जाएगा, आपके पास पेमेंट आ गया। यूपीआई आने के बाद ये सिस्टम इजी हो गया है। अदरवाइज पहले ना कस्टमर रिटेलर से और फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते पैसों को बहुत टाइम लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि इस प्रोसेस में टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे पैसे जब आपके पास आ गए तो इसका मतलब आपका एक साइकिल पूरा हो गया, ठीक है। क्रिकेट का एग्जाम्पल हमने लिया था, उसमें एक साइकिल कैसे होता है, एक बॉलर बॉल डालता है, आप उसके ऊपर या तो सिंगल लेते हो, या डक करते हो, या चौका मारते हो, या छक्का मारते हो, आउट हो जाते हो। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है मटेरियल बनाने के बाद, जब आपके पास पैसे आ गए तो ये साइकिल पूरी हो गई। ये हमारी नॉर्मल साइकिल है, थ्रू आउट द ईयर हम इस काम को करते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि ये पावर प्ले का इसमें रेलेवेंस क्या है। पावर प्ले का मतलब है कि आपके पास लेट से एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है। जैसे पावर प्ले में क्रिकेट में होता है ना कि फील्ड रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इसका मतलब आपके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल दिवाली का मौसम है, सभी लोग बाइंग कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी यह है कि आपकी भी बाइंग होगी, ठीक। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि कुछ ऐसी पॉलिसी आ गई है कि फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट के दाम बढ़ने वाले हैं, तो एक जनरल टेंडेंसी होती है कि लोग इसे ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे आपसे। तो इस प्रकार की जो चीज है कि आपके पास एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है। तो उस फेवरेबल इन्वायरमेंट को अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ें, तो आपको उस फेवरेबल इन्वायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा कैपिटलाइज करना है। क्योंकि आपको पता है कि इस समय में, दिवाली के समय में, आपका मटेरियल, आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, जनरल से टेंडेंसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रयास ये करना चाहिए, या आपका प्रोरोगेटिव ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप ये इंश्योर कर सकें कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ज्यादा मात्रा में आप कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका कस्टमर जो आपका है, क्योंकि ये तो पक्का है कि उसे खरीदना है, और आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या आप उसको मटेरियल नहीं दे पा रहे, तो वो आपके बजाय कंपटीशन का माल खरीद ले। तो क्योंकि ये फेवरेबल सिचुएशन है, तो इसका मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। ये जितने कंपोनेंट हमने दिए कि आपकी फैक्ट्री साफ सुथरी ठीक ठाक होनी चाहिए, कोई मशीन खराब है तो उसे ठीक करा लो, फेवरेबल दिवाली का मौसम आ रहा है ना,
तो अपनी कोई मशीन टूटी फूटी है तो उसे ठीक करा लो, ठीक, जिससे कि आप ज्यादा काम कर पाओ। लेबर को एक बार चेक कर लो कि भाई उसकी ट्रेनिंग में कोई कमी तो नहीं है, कोई नया टेक्नोलॉजी तो नहीं आई है, ठीक। मटेरियल सही समय पे उठा के स्टॉकिंग कर लो कि मान लीजिए आपको आपकी फैक्ट्री में मिठाइयाँ बननी है तो उसका रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना आपको, तो समय से पहले वो सारा कुछ आपने कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से पैकेजिंग का मटेरियल हो गया, कम्युनिकेशन, दिवाली ऑफर्स अगर आपने देने हैं तो आप उसकी पहले से तैयारी करेंगे ना कि भाई दिवाली का है, ये ऑफर है, आप अगर 3 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मैं 1 फ्री दूंगा या व्हाटएवर, जो भी, जिससे कि आप कंपटीशन को पीछे कर पाओ और अपने प्रोडक्ट को आगे कर पाओ। तो मुझे लगता है कि मैं ये समझा पा रहा हूं आपको कि पावर प्ले और एमएसएमई की सक्सेस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि अपने फेवरेबल पीरियड को जितने अच्छे से हम कैपिटलाइज करेंगे तो हमारे सफल होने की संभावना बाकी लोगों से ज्यादा होगी। नॉर्मल पीरियड में भी अगर इन कंपोनेंट्स को हम ध्यान रखते हैं कि मैं हर समय पे, हर साइकिल में मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने कस्टमर से ज्यादा क्लोजली कनेक्ट करूं, अपने कस्टमर को ज्यादा अच्छे से समझाऊं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो इस बात की संभावना हमेशा रहेगी कि हम हर साइकिल में अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा एफिशिएंट होंगे। तो जो समय चल रहा है ना, दिस इज टाइम ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगर आप अपने कंपटीशन से ज्यादा फिट हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे, अगर आप कंपटीशन से फिट नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो साधारण शब्दों में, साधारण बोलचाल की भाषा में मैंने आपको आपकी बिजनेस साइकिल के हर कंपोनेंट के बारे में ये बताया कि आपको उस कंपोनेंट के बारे में क्या करना है। फैक्ट्री है तो क्या करना है, मटेरियल है तो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मटेरियल, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लेबर, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मार्केटिंग, ठीक। तो अल्टीमेटली जो आपका नॉलेज है वो इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर इवॉल्व करेगा। अब इन पॉइंट्स के बारे में आप जितनी डिटेल में अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के बारे में और अपने कस्टमर के बारे में स्टडी करेंगे, उतने ही अच्छे से आप उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे जो कि बिजनेस करते समय आपके सामने आती हैं। स्टूडेंट जब रहे थे तो ध्यान में आता था ना कि जिस दिन अच्छी तैयारी करके पेपर देने गए तो वो पेपर अच्छे से होता है। तो ये सब कुछ बिजनेस पे भी एप्लीकेबल है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने अच्छे ध्यान से मटेरियल खरीदा है, आपने ध्यान से अपने प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा है, आपने ध्यान से देखा है कि हम इसमें और कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं जिससे कि ये अब हमारे कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्यों? क्योंकि आप क्या बेच रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप कोई सोल्यूशन बेच रहे हो। क्योंकि आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होगी, थोड़े दिनों में प्रोडक्ट आपका पुराना हो जाएगा, फिर नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन बेच रहे हो, अपने कस्टमर की लाइफ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो वो आपकी कंटिन्यूटी चलती रहेगी। तो ये हर चीज की डिटेलिंग अगर आप कर पाएंगे कि ये मटेरियल कौन सा बेस्ट है, लेबर को कैसे आपको ट्रेन करना है, कैसे आपके प्रोडक्ट की जो इनोवेशन है उसको डे बाय डे इम्प्रूव करना है, जिससे कि वो एक प्रोडक्ट ना रहे, वो एक सॉल्यूशन बन जाए आपके कस्टमर के लिए, तो आपकी लॉन्गिविटी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्ट ज्यादा समय तक मार्केट में रहेगा, आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा आगे रहेंगे और आपके प्रॉफिट मार्जिन बेटर रहेंगे। और अल्टीमेटली जब ये सारे काम होंगे तो आपकी सक्सेस की जो परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो आपके कंपटीशन से बेटर रहेगी। और आप ये सब करेंगे तो फिर आप सफल होंगे ही होंगे। तो अगर 1 साल के साइकिल में 2 या 3 पावर प्ले भी आपने अचीव कर लिए और बाकी नॉर्मल टाइमिंग में भी इन सारे कंपोनेंट्स को आपने फॉलो किया, तो कोई रीजन नहीं है कि आपके बिजनेस के मार्जिन्स कम रहें या आप सफल ना हो या आप ज्योमेट्रिकली ग्रो ना करें। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन है? एक्चुअली समय आगे बढ़ गया था तो आई ट्राई टू लिमिट द डिस्कशन सो दैट वी कैन फिनिश विद इन द टाइम। ठीक है सुनील जी, और कुछ? मेरे पास 2 क्वेश्चन आपके लिए सर। अरे 5 पूछो ना यार, क्वेश्चन पूछने में थोड़ा मेरे ख्याल से हाँ। पहला क्वेश्चन सर, कंप्लायंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को सस्टेनेबिलिटी में क्या रोल है?
कैसे सस्टेन, हम जो बिजनेस सस्टेन की बात कर रहे हैं? देखो, कंप्लायंस कॉस्ट यू नथिंग, लेकिन जब कंप्लायंस नहीं होती है ना, देन इट कॉस्ट यू सो मच थिंग। कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना कि ये काम को आपको तभी कर लेना चाहिए जब वो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अर्जेंट अगर वो बन गई तो आपको सारे काम छोड़ के उस पर लगना पड़ेगा। छोटा सा एग्जाम्पल है, समझिए आपको बिजली का बिल जमा करना है, तो आज उसकी डेट लेट से 20 सितंबर है, तो आज वो इम्पोर्टेंट है, करना है, ठीक। 20 तारीख तक वो इम्पोर्टेंट है, 25 तारीख तक भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल कुछ है ना कि 15 दिन में आपके बिजली के बिल के पैसे नहीं आए तो आपको बिजली काट जाएंगे जी। तो वो 5 अक्टूबर को अर्जेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 अक्टूबर को नहीं जमा करा तो आपकी बिजली कट जाएगी, आपकी फैक्ट्री बंद, आपका प्रोडक्शन बंद, सब कुछ बंद। तो अब ये क्या हो गया? अर्जेंट बन गया। तो अगर आपको 5 अक्टूबर को अपने किसी बहुत अच्छे क्लाइंट से भी मीटिंग करनी है या कोई काम आपको अटेंड करना है, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक ऐसा अर्जेंट काम करना है कि जिसमें जिसकी वैल्यू तो छोटी है, लेकिन आपने वो अर्जेंट बना दिया, ठीक है। तो आज नहीं करोगे तो फिर उसका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कंप्लायंस की कोई कॉस्ट नहीं होती, लेकिन कंप्लायंस ना करने का लॉस बहुत बड़ा होता है। तो आप इसे अगर करते रहोगे तो एक रूटीन बन जाएगा, नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। सर इसमें एक कोड भी है वैसे, जो नॉर्मली मैंने सुनी भी और यूज भी किया है कि इफ कंप्लायंस इज कॉस्टली देन इम्प्लीमेंट नॉन कंप्लायंस। वही मैंने बताया ना कि नॉन कंप्लायंस करोगे तो फिर उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, सर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अनसर्टेन टाइम्स में कैसे बैलेंस करें? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, जी है तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, जी लेकिन हम अभी इस क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं है। मतलब थोड़ा आगे का क्वेश्चन है, ये बहुत आगे का, क्योंकि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के बैलेंसिंग मतलब आप ग्रेजुएट हो गए एमएसएमई में, तब जाके आप, अभी की जो हमारे चैलेंजेस है ना, अभी पहले हम आ रहे हैं, सबसे पहले आ रहे हैं हम जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं या जिस लेवल पे हमारे क्लाइंट हैं, तो हमारी सबसे पहली जो चैलेंज है ना आज की डेट में, वो है सस्टेनेबिलिटी का, कि पहले मैं सरवाइव करूं। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले चैलेंज मेरे पास क्या है कि मैं जम जाऊं, मेरे पैर जम जाए, ठीक है। ऐसे में हो सकता है कि शायद मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो। जब कोई सब्जी वाला दुकान नया खोलता है तो वो डिस्काउंट देता है ना, तो हो सकता है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो। अब धीरे धीरे मेरे कस्टमर जम रहे हैं, मार्केट में मेरी स्टेबिलिटी हो रही है, मेरे कुछ रेगुलर कस्टमर बन रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अब मेरी स्टेबिलिटी हो गई तो अब मैं धीरे धीरे ग्रोथ की बात करना शुरू करूंगा, ठीक। तो ग्रोथ इज ऑलवेज आफ्टर सस्टेनेबिलिटी। फिर आपने ग्रोथ कर लिया, फिर ग्रोथ 2 प्रकार की है। अब मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर कर लिया, लेट से आप कृष्णा नगर में, आपका धंधा बढ़िया चल रहा है। अब आप सोचोगे कि मैं लक्ष्मी नगर भी जाता हूं, तो ये ग्रोथ हो गई ना, ठीक है। अब अगर जब आप ग्रोथ कर रहे हो तो लक्ष्मी नगर के लिए आप वही हो जो कि आपने 10 साल पहले कृष्णा नगर में काम शुरू करा था, या तो आपने जो लोकल ब्रांडिंग अपनी इतनी कर ली है कि आप कृष्णा नगर से आपके चर्चे थोड़े थोड़े मतलब लक्ष्मी नगर में भी होने लगे कि यार इनका समोसा बहुत अच्छा होता है, तो आप उससे के ऊपर राइड कर पाओगे। नहीं तो आपको वो प्रोसेस फिर से दोबारा से दोहराना पड़ेगा लक्ष्मी नगर में जो आपने कृष्णा नगर में दोहराया, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब ये है कि ये बैलेंसिंग आपको देखनी है कि ग्रोथ के लिए आपको अपनी स्थिति को एनालाइज करना है कि क्या मैं बिना प्रॉफिटेबिलिटी को कंप्रोमाइज किए ग्रो कर सकता हूं या नहीं कर सकता, और अगर नहीं कर सकता तो आपको वो प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, तो दैट आप ग्रो कर पाओ। इन लॉन्ग रन जब आपके वॉल्यूम्स ज्यादा होंगे तो वो जो आपने कंप्रोमाइज किया है उसे आप वैल्यू टर्म्स में अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ सेल बढ़ जाएगी ग्रोथ के बाद। और ये साइकिल अगेन, मतलब ये साइकिल हो गया ना कि कृष्णा नगर में आपने अचीव की, फिर जब आप नए मार्केट में गए तो ये साइकिल आपको फिर से करनी पड़ेगी। ये हम भूल जाते हैं।
हम ये भूल जाते हैं कि लक्ष्मी नगर में जाके तो मैं बिल्कुल वो नया व्यक्ति हूँ ना, तो ये साइकिल का हमें पता रखना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का और अपॉर्चुनिटी का नॉलेज रहेगा, वो उतनी जल्दी सक्सेसफुल होगा और उतने ही लंबे समय तक सक्सेसफुल रहेगा। तो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का बैलेंस इतना, मतलब ये एक तो एमएसएमई के मालिक के लेवल की बात है नंबर 1 की, और इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जीवन का सारा तथ्य इसमें सिमटा हुआ है कि कब आपको कंप्रोमाइज करना है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। ठीक है। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी अनक्लैरिफाइड रह गया या कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज दोनों स्पीकर्स हमारे साथ हैं, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो। थैंक यू गुप्ता सर, आपने बहुत प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए जो एमएसएमई के लिए बहुत जरूरी है। आपके टिप्स डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स को स्मार्टर बिजनेस डिसीजन लेने में मदद करेंगे। हम आपके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए रियली थैंकफुल टू यू। दोस्तों, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फीडबैक एंड क्लोजिंग सेशन। दोस्तों, आज के सेशन, दोनों सेशन बहुत इंसाइटफुल रहे। मैं ग्रो एमएसएमई क्लब की तरफ से अपने एस्टीम स्पीकर्स मिस्टर अशोक झा और सीए गुप्ता जी को, एचके गुप्ता जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप सब पार्टिसिपेंट्स को भी स्पेशल थैंक्स आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। वेबिनार की असली सक्सेस तभी होगी जब हम लोग लर्निंग को अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे और अपने नेटवर्क के साथ शेयर करेंगे। नाउ बिफोर कंक्लूड, हम आपसे वी रिक्वेस्टिंग यू द फीडबैक। आपको आज का सेशन कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा और यूजफुल लगा? फ्यूचर सेशन में आप किन टॉपिक्स पे और फोकस करवाना चाहेंगे या चाहते हैं? कोई सजेशन जो आपकी तरफ से लगता है कि हमारे वेबिनार को और इंपैक्टफुल बना सकता है, आप प्लीज कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हमारे फीडबैक चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, सो डैट कि हम उसके लिए आगे से और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करके आ सके और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। इफ एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग, प्लीज डू। अशोक सर, मुझे लगता है सबको सब समझ में आ गया है। मैं अगर आपसे सबसे एक सवाल अगर पूछूं लास्ट में, कि इमीडिएटली अगर आपको अपने कंपटीशन में आगे जाना है, उससे पार पाना है, तो एक चीज बताइए इमीडिएटली कि आप क्या करना चाहेंगे, या दो चीज बता दीजिए कि आप क्या करना चाहेंगे। आपने गुप्ता सर को सुना, मुझे भी सुना, आप सबने डिसाइड किया, ऐसा क्या चीज है सबकी बातों से निकल के आया कि इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप कंपटीशन में पास कर सके, इंस्टेंट आपको क्या करना होगा? ये और कोई जवाब दे, मुझे तो लगा कि आप लोगों ने सुना है, अदरवाइज तो मुझे लगता है कि बस ऐसे ही चला गया सब। इमीडिएटली मुझे चाहिए। सर, ऐसा है कि कंपटीशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है प्रॉफिट एंड प्राइसिंग की आती है। आप किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस आप रखते हैं, मार्केट में जो बड़े प्लेयर हैं उनसे नेगोशिएशन आप नहीं कर सकते हो। मैं राजीव जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हम बात करेंगे उस पर। मैं चाहता हूँ ये जानना कि ठीक है, प्रॉब्लम तो है, ऑब्स्टेकल है जो हमने डिस्कस किया, कोई ऐसा एक दो पॉइंट बताइए जो आज आपको लगता है कि इमीडिएटली मुझे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, कंपटीशन को पार करना है हमारे को। ये ऑब्स्टेकल तो है। वो तो एक है कि ब्रांडिंग द प्रोडक्ट, कि अपने आप के प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कीजिए कि वो आपको मार्केट में उसकी स्टेबिलिटी। मतलब आपको मैं थोड़ा वर्ड वाइज कहूँ तो गो डिजिटल चलेगा। कोई दूसरा चीज हो सकता है, और इसके अलावा कोई अपग्रेड टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूअस सर्विस। मंजू मैडम कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि इमीडिएट हमें जो अपना मेरा लोकल एरिया है वहाँ पे अपनी विजिबिलिटी, जो मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, विजिबल होना पड़ेगा। मतलब जो राजीव जी ने कहा और मंजू मैडम ने कहा, दोनों चीजें मिलके एक ही हुई कि गो डिजिटल गो विजिबल, है ना? बी विजिबल गो डिजिटल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे को, अपने प्रोडक्ट को जब तक लेकर जाएंगे नहीं होगा। मुझे लगता है कि हम सब आप लोगों को दोनों की बातों से एग्री हुए हैं, ऐसा लगता है मुझे। मैं तो एग्री हूँ आप लोगों से।
सर मैं बताऊं, सुनील जी। मैं क्या, जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन हम एग्जीक्यूशन लेवल पे उसको थोड़ा सा डिफीट कर जाते हैं या स्टेप बैक कर जाते हैं। तो हमें अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए एक अच्छी सलाह और एक अच्छे मेंटर और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिस्कशन करना चाहिए कि जिसको अपने काम का अनुभव है और मैं उसके अनुभव को कैसे यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ की तरफ ले आ सकता हूँ। मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूं और उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं कि सिर्फ डिस्कशन नहीं करना है, हमें अगेन जो आपने बोला ना एग्जीक्यूशन, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। मेंटर तो टॉर्च बियरर है, टॉर्च दिखाएगा, गुप्ता सर टॉर्च दिखा देंगे, आप टॉर्च दिखा देंगे, लेकिन करना तो हमें ही है ना जिसको करना है। अगर हम एग्री हैं, हमने जो सपने देखे हैं उस सपने को हम चाहते हैं कि पूरा करना, तो हमें रात को जगना पड़ेगा, हमें अपने मेंटर की बात माननी पड़ेगी, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा जो लोग नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। कुछ तो करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा कि क्या अलग करूं। अगर हमने सलून खोला है देख करके कि सलून की दुकान बहुत है मार्केट में, तो मेरे सलून में ऐसा क्या होगा कि लोग मेरे तरफ आएंगे बजाय कि दूसरे तरफ जाने के। ये इंपॉर्टेंट है। अभी मंजू मैडम को मैं जितना जानता हूँ, मैं मैडम आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी आपने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया, राइट? हाँ जी सर। अभी आपको क्या लग रहा है, आपको क्या चैलेंज उसके अंदर है? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे, कोई चैलेंज आपको आ रहा है उसमें, या आपने चैलेंज आया तो कैसे उसको ओवरकम किया, या आपको क्या लगता है कि आगे आप इसको किस तरह की हेल्प किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी आगे किसी एक्सपीरियंस मेंबर से आप लेना चाहेंगे? बिल्कुल मुझे हेल्प चाहिए अभी जो सर बोल रहे हैं ना एग्जीक्यूशन लेवल पे, क्योंकि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं बहुत सारी, मतलब दिमाग में बहुत सारे आइडियाज भी आते हैं, प्लानिंग भी आती है, बट जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो शायद हम उतना नहीं कर पाते हैं जितना हमने सोच रखा है, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो मेरा ये है कि जो भी चीज हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करें और मतलब आगे बढ़े, क्योंकि रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है मेरे बिजनेस, कोई डाउट बात नहीं है, बट इसे मुझे और भी विजिबल बनाना है। तो अभी आप कहाँ लैग कर रहे हैं? अगर आपको मैं पूछूं आपकी वीकनेस क्या रह रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर, जिसको आप ओवरकम करना चाहते हैं और आगे? अभी जैसे मैं द्वारका में हूँ तो द्वारका से तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मतलब द्वारका में बहुत अच्छा विजिबिलिटी हो भी रही है, बट अगर हम इस पे ऑल अक्रॉस दिल्ली कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया से तो हम सब जगह पहुंच जाते हैं, बट बात आती है फिजिकल जो मेरा सामान है वो फिजिकल डिलीवर कराना, वहां पे थोड़ा चैलेंज आता है, लोग पीछे हट जाते हैं कि पोर्टर के चार्जेस है या कोरियर के चार्जेस हैं, मतलब जो अभी मैंने फील करा है। बाकी विजिबिलिटी तो और बढ़ानी है, एक ब्रांड मतलब सेट करना है दिल्ली में समोसा जंक्शन का। तो सर मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि अगले सेशन के लिए मुझे एक इनपुट मिला है कि हम सेशन शुरू होने से पहले जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनसे उनका इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं और उसकी एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस सेशन शुरू होने से पहले हम लेंगे और उसको पूरे सेशन के दौरान हम टेक केयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ग्रेट। और मैं आप सब जो लोग आए हैं और ये मैसेज जहाँ तक जाएगा, चूंकि हम इसको इस बातों को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे जो लोग नहीं भी आए थे, तो मैं कहूँगा कि आप इसको टाइम वेस्ट ना समझ के आपके इंडस्ट्री की बात जहाँ पे होती है, जो चीज़ें होती है, या जनरल बात जो मैंने जनरल बोला बताया आपको सबके लिए, और गुप्ता सर ने पूरा स्पेसिफिक निकाल कर रखा आपके सामने, तो इसको सुनने के जरूर कोशिश करिए, जरूर अटेंड करिए। इसका नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। हम कई बार चीजों को नहीं तो आप देखें ना, मोटिवेशन देने वाले लोग इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हम बड़े सुनते हैं और सुन के मोटिवेट हो जाते हैं 1 मिनट में, और 2 दिन 4 दिन के बाद फिर वही ठहर जाते, नहीं कुछ पड़ता है। तो जरूरत है हमारे को बार बार इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना, ताकि हम अपने आप को जगाए रखें, अपने आप को विजिबल कर सकें, हम अपने आप में के प्रोडक्ट में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें, ताकि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें, मार्केट में सर्वाइव भी करें और मार्केट में सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर सकें। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? इट इज ऑल फ्रॉम माय साइड सर। प्लीज इसको इम्प्लीमेंट भी करिए, जो हम लोग बात करते हैं इम्प्लीमेंट करिए, और आपको लगता है इम्प्लीमेंटेशन से कुछ फायदा हुआ तो हमें फीडबैक दीजिए
तो सुनील और खुश हो जाएंगे। गुप्ता सर तो कहते ही है कि हमारे को चाहिए, अगर कोई बताता है तो फिर तो हम ज्ञान देने के लिए नॉन स्टॉप रहते हैं हमेशा। तो प्लीज अगर आप लोगों ने कुछ इम्प्लीमेंट किया उनकी बातों को, इस सेशन की बातों को, कुछ फायदा आपको हो रहा है, अगले सेशन में प्लीज उसको जरूर फीडबैक के रूप में दीजिए, ताकि हम उसमें और इम्प्रूव कर सकें, हम और उसको बेहतर आपके लिए आ सकें। थैंक यू वेरी मच। सर एक बात और है कि अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो अगली बार हमारा मैसेज आप अपने कम से कम 2 दोस्तों को भेजिए, सो दैट कि वो भी आए और इसका बेनिफिट लें, राइट? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।